जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी में। 3 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स पे। आज की करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम CWG कवर करेंगे। मीन्स कॉमनवेल्थ गेम आपका ओवर हो चुका है, तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। और आपको जैसे पता है कि आप बाइलिंगुअल फॉर्म में पढ़ते हैं, आप विश्वास करिए, आप कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़िए और सौरभ सिविल एकेडमी में सौरभ से करंट अफेयर्स पढ़िए। देखिए, आपको एक लगेगा कि आप कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे अलग चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको खाली बस क्वेश्चन ही नहीं कराता हूँ, खाली एक्सप्लेनेशन ही नहीं कराता, मैं बोथ कराता हूँ। आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, एक्सप्लेनेशन में भी बाइलिंगुअल कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वर्षा अशोक अगवाले एज डायरेक्टर ऑफ जीएसआई। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की क्या हुआ है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है। कौन अपॉइंट हुआ है? ये अपॉइंट हुआ है वर्षा अशोक गहलवाले जी को डायरेक्टर बनाया गया जीएसआई का। और बात किया जाए तो ये पहली फीमेल डायरेक्टर है जीएसआई की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये पहली महिला है जो जीएसआई में क्या बनी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या बनी है, डायरेक्टर बनी है। क्यों? क्योंकि 176 साल के इतिहास में, मतलब जब से स्थापित हुआ है तब से आज तक कोई भी महिला इसमें क्या है, नियुक्त नहीं हुई है। और ये पहली ऐसी महिला है जिनकी नियुक्ति क्या हुई है, डायरेक्टर के रूप में। अच्छा, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट कभी 1851 में हुई और तब से 2026 आ जाए तब से कोई महिला इसकी डायरेक्टर बनी ही नहीं बनी। और ये 54वीं डायरेक्टर है, मतलब जो सीरियल नंबर इनका डायरेक्टर बनेगा 54th है, लेकिन महिला के रूप में ये प्रथम है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। 54वीं निदेशक है, महिला के रूप में प्रथम है। और ये स्पेशलिस्ट किस चीज़ की? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होती है? जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, इनको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। हेडक्वार्टर कलकत्ता में, स्टैब्लिशमेंट 1851। तो इतनी चीजें आप स्टैटिक के रूप में क्या रखिएगा, इसकी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। Who among the following has been appointed as the first female director of JSI in 176 ईयर हिस्ट्री? मैंने बताया वर्षा अशोक अगवाले। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसआई। जीएसआई वॉज स्टैब्लिश इन 1851, हेडक्वार्टर कोलकाता। बिल्कुल सही बात है। वर्षा अशोक गहलवाले 54 डायरेक्टर, फर्स्ट फीमेल जीएसआई। बिल्कुल सही बात है। स्पेशली सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी भूकंप को कहते हैं, मैंने बताया पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी की है, तो एक आपका गलत हो गया, तो केवल आपका एक हो, तो क्या हो गया, सही हो गया। देखिए, आपको जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ वो क्वेश्चन आपको जनरली कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको मतलब बहुत डीप में क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उसका अध्ययन जरूर करिए। ऐसा सर, द अपॉइंटमेंट ऑफ वर्षा अशोक गहलवाले इज हिस्टोरिकल इवेंट फॉर जीएसआई। बिल्कुल सही बात, हिस्टोरिकल इवेंट है। क्यों हिस्टोरिकल इवेंट है भैया? क्योंकि 176 साल के इतिहास में पहली महिला अपॉइंट हुई है, इसलिए ए सही, बी सही, इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, पीएम सूर्य सरोवर योजना। देखिए, अभी अभी दो योजनाएं कैबिनेट ने अप्रूव की है ना, इंपॉर्टेंट है। एक सूर्य सरोवर योजना है और दूसरी जो है क्या कहते हैं, ओशन से रिलेटेड योजना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसको प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता में एक कैबिनेट ने चूज किया, मतलब एक कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, यूनियन कैबिनेट। इसके चेयरपर्सन कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेयरपर्सन में। अच्छा, जिसमें 5070 करोड़ का फंड सेंशन हुआ। क्यों सेंशन हुआ? देखिए, मतलब कि फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी अक्रॉस वाटर बॉडी में, जो भी वाटर बॉडी है उनमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए इसमें बात चली है। उसी के लिए केंद्र सरकार ने फंड सेंशन किया। कितना? 5070 करोड़ रुपए। कितना फंड सेंशन किया है? 5070 करोड़ रुपए का फंड सेंशन किया है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और कैपेसिटी की बात करें तो मतलब कितनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? 5000 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 5000 कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और कब से कब तक के लिए किया है? 26-27 से 30-31, मतलब लगभग 5 साल मान लीजिए आप इसको। ठीक, चलिए। और टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर पीएम सूर्य सरोवर योजना। योजना का नाम बिल्कुल कंठस्थ रखिएगा, सूर्य सरोवर। मतलब सूर्य मतलब सौर से बिजली, सरोवर मतलब की फ्लोटिंग के लिए। तो कितना? 5070 करोड़ रुपए। कितना? 5070 करोड़ रुपए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम सूर्य सरोवर योजना। इट प्राइमरी एम टू डेवलप फ्लोटिंग सोलर पावर कैपेसिटी इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। क्या? सोलर क्षमता को, फ्लोटिंग सोलर क्षमता को विकसित करना है। कब तक? 5000 मेगावाट तक। ये भी बात सही है। स्कीम कब से कब? 26-27 30-31 तक। ये भी सही है, ऑपरेशनल स्कीम है। तो आपका 1 2 3 सही हो गया। ऐसा सही है। पीएम सूर्य सरोवर योजना फोकस ऑफ सेटिंग ऑफ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट रेदर देन लैंड बेस्ड वन। बिल्कुल सही बात है। जमीन से छोड़ के क्या है, सोलर पे करने की बात कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? हाँ, क्योंकि फ्लोटिंग सोलर प्लांट हेल्प रिड्यूस वाटर इवेपोरेशन लॉसेस फ्रॉम द रिजर्वायर व्हाइल जनरेटिंग क्लीन पावर। सही बात है। रिजर्वायर से मतलब जो रिजर्वायर है उनसे क्या पानी बचेगा,
ठीक है, इवापोरेशन लॉस कम होगा, तो इसी वजह से क्या है कि इसको कर रहे हैं। कितनी सही बात कर रहा है, ए भी दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। समुद्र मंथन स्कीम, मैंने आपको बताया ना कि दो स्कीम है, एक समुद्र से रिलेटेड है और एक क्या है, सूर्य से रिलेटेड। समुद्र मंथन, आपको पता समुद्र मंथन आपने पढ़ा होगा इतिहास में, समुद्र मंथन देवासुर संग्राम के दौरान हुआ था, है ना। वासुकी नाग थे और मैं क्या कहते हैं पर्वत था, मैनाक पर्वत था, है ना, मैनाक पर्वत था, कोई और पर्वत था, पर्वत नाम ध्यान नहीं आ रहा, है। सागर मंथन हुआ, तो वैसे ही मंथन स्कीम, मतलब मंथन करके अब चीजें क्या निकालनी है। उस समय अमृत निकला था, तो इस समय मंथन से क्या निकलेगा, हमारी जरूरत की चीजें क्या है, एनर्जी। एनर्जी में क्या है, पेट्रोलियम, गैस, ये सब एनर्जी है ना। तो इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। ये क्या है, राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, मतलब जो भी हमारे तटीय है, मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा, 50% कॉस्ट असिस्टेंस, मतलब कि जहां भी लोग ड्रिलिंग करेंगे, जो भी संस्थाएं ड्रिलिंग करेगी, उनको 50% उसमें क्या कहते हैं वहन कौन करेगा। जैसे मान लीजिएगा 100 रुपये लगा, तो 50 रुपये कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। इसका मतलब क्यों दे रही है, तो डोमेस्टिक गैस एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करना, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा गैस ऑयल एक्सप्लोरेशन हो सके, ठीक है, वेल्थ ज्यादा खुद सके। एनर्जी जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, देखिए हार्मुज से कितना दिक्कतें चल रही है, ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो जो दिक्कतें आ रही है इंपोर्ट डिपेंडेंसी, वो हमारी कम हो जाए। इसके लिए 84,084 करोड़ का रुपया क्या है, फंड सेशन किया है 2031 की क्या है वैलिडिटी हो तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अच्छा, इसका एम क्या है कि 80 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, मतलब इतना प्रोडक्शन क्या करना है, इसका बढ़ाना है। पहले 60 चल रहा है एमएमटीओई, इसको क्या करना है, 80 तक बढ़ाना है। अंडर समुद्र मंथन स्कीम व्हाट परसेंट ड्रिलिंग कॉस्ट भी प्रोवाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, 50% असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग समुद्र मंथन स्कीम, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गलत जवाब। प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गलत जवाब। टोटल फाइनेंशियल आउटलेट सेंसर फॉर द स्कीम 84 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही बात है। स्कीम टारगेट प्रोडक्शन एनहेंसमेंट 80 एमएमटीओई, भी बात सही, 80 एमएमटीओई से टारगेट है। तो क्या है आपका, केवल 2 3 क्या हो गया। इंडिया लॉन्च द समुद्र मंथन स्कीम टू हैवी इंटेंसिव ऑफशोर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल सही बात है। मतलब डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करने के लिए क्या है समुद्र मंथन स्कीम लॉन्च की। क्यों, इंडिया करंटली डिपेंड ऑन हैवली ऑन एनर्जी इंपोर्ट टू फुलफिल क्रूड ऑयल गैस रिक्वायरमेंट, सही बात है, क्योंकि भारत क्या है क्रूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करता है, इसलिए भारत सरकार क्या कर रही है, चीज को इनहेंस कर रही है। तो ए से बी से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक, ऑफशोर कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, इसने भारत में 2 कैंपस लगाने के लिए किया है। अच्छा, ऑफशोर कैंपस मतलब कि अपने देश से निकल के बाहर लगाई, कहाँ कहाँ लगाएगी, तमिलनाडु की चेन्नई में लगाएगी और महाराष्ट्र मुंबई में लगाएगी। कौन सी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, क्यों करेगी, क्योंकि एनईपी 2020 क्या कर रहा है, ये सब देता है कि आप बाहर यूनिवर्सिटी आए हमारे यहाँ लगाएं, ताकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज स्टार्टेड इंडियन कैंपसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज, मैंने आपको बताया किसने आ गया, चेन्नई और मुंबई में। कंसिडर फॉलोइंग रिगार्डिंग द फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ओपन कैंपस चेन्नई एंड मुंबई, बिल्कुल सही बात है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी चेन्नई और मुंबई में अपने कैंपस ओपन करेगा। यूजीसी रेगुलेशन अलाउ टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी सेटअप देयर ब्रांचेस, क्या कह रहा है, यूजीसी रेगुलेशन जो है भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनईपी 2020 के तहत क्या है, छूट दी गई है कि यूनिवर्सिटी आए, बाहर यूनिवर्सिटी आके अपना कैंपस यहाँ सेटअप कर दे, बात बिल्कुल सही हो गई इसकी। ए बी दोनों का सही हो गया आपका। असर्शन रीजन, कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट एज असर्शन एंड रीजन, टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आर ओपनिंग फिजिकल कैंपस इन इंडिया मेट्रो लाइक मुंबई चेन्नई, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है फिजिकल कैंपस मुंबई चेन्नई में ओपन कर रही, क्यों, क्योंकि इंडियन एजुकेशन एनईपी 2020 एम टू फैसिलिटेट टॉप रैंकिंग फॉर यूनिवर्सिटी टू ऑपरेट इंडिया विद टू इंटरनेशनलाइज हायर एजुकेशन, सही बात है। मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत की शिक्षा का इनको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। तो इसीलिए आपका ए बी दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 23rd एडिशन, ये मतलब आप उसको मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि क्यों, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब अगर मैं कहूँ मैं टाइम मशीन लेके देख लूँ तो क्वेश्चन आया हुआ है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहली बात, एडिशन कौन सा है, देखिए
20 देखिए जो भी है मैं पूरा समराइज कर दूंगा आपको, इसके बाहर आएगा ही चैलेंज, मैं आपको देता ही हूँ ना, दैट्स अ चैलेंज। 23rd एडिशन होस्ट कौन किया? ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। होस्ट करना किसको था? ऑस्ट्रेलिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, होस्ट करना किसको था? ऑस्ट्रेलिया। होस्ट कर कौन रहा है? स्कॉटलैंड। इसका मॉस्कट में शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका क्या है? फिनी। फिनी क्या है? यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कौन है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। इतनी चीजें हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए मेडल टैली की बात करें तो भारत की रैंक कितनी आई? 4th रैंक। क्यों 4th आई? 39 मेडल जीते। 39 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। ऐसे याद कर लीजिए, 13G, 17S, 9B, ऐसे बिल्कुल याद करिए क्योंकि बिना याद किए नहीं होगा। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। और मैक्सिमम गोल्ड किस में जीते हमने? बॉक्सिंग में। कितने? टोटल 10 गोल्ड। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल हमने सबसे ज्यादा गोल्ड किसमें जीते? बॉक्सिंग में जीते, इसमें महिलाओं की बॉक्सिंग भी शामिल है। गोल्ड मेडल हाईलाइट की बात करें तो पहला गोल्ड, अच्छा मतलब पहला गोल्ड किसने जीता? मीराबाई चानू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब गोल्ड से खाता किसने खोला? हमारे देश की महान मीराबाई चानू ने 48 किलो वेट लिफ्टिंग में। दूसरा किसने गोल्ड जीता? समीना धनखड़ जी ने शॉर्ट पुट में। ये पहली इंडियन है जिन्होंने फीमेल शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता भारत के F57 कैटेगरी में। देखिए इतनी ये चीज याद रखिए। देखिए जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप इसको याद करते हैं। 3rd गोल्ड दिलीप गावित ने जीता F46 लॉन्ग जंप में। 4th अस्मिता डे जूडो। 1st गोल्ड फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम। मतलब अस्मिता डे जी जो है क्या है कि इन्होंने गोल्ड जीता जूडो में, और ये भारत का कॉमनवेल्थ गेम में चौथा है, मतलब पहला गोल्ड है भारत का कॉमनवेल्थ गेम में। अब तक गोल्ड जूडो में आया ही नहीं, और अस्मिता डे जी ने गोल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखिएगा। गोल्ड सारे याद रखिएगा। देखिए हरीश जी ने क्या जीता? जूडो में 60 केजी में गोल्ड जीता। सोमन राणा जी ने जूडो पैरा एथलीट में शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता। प्रीति जी ने बॉक्सिंग 48 केजी में गोल्ड। सब गोल्ड की बात करें। जैस्मीन लंबोनिया इन्होंने बॉक्सिंग 57 केजी में क्या जीता? गोल्ड जीता। और क्या है जो इसके समापन समारोह में जो फ्लैग बीरर थी, मतलब ध्वज जो मतलब पकड़ी हुई थी, ध्वज लेके चल रही थी, ध्वजवाहक जिसको कहते हैं, वो कौन? जैस्मिन लंबोरिया जी ही क्या थी? ध्वजवाहक भी थी। ये भी चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, जैस्मिन लंबोरिया जी क्या थी? ध्वजवाहक थी। साक्षी चौहान जी ने 51 कैटेगरी में गोल्ड। प्रिया गन्नाथ जी ने बॉक्सिंग में क्या जीता? फीमेल कैटेगरी में गोल्ड। अरुंधति चौधरी जी ने फीमेल में 70 केजी में गोल्ड। सचिन सावी जी ने बॉक्सिंग में क्या जीता? गोल्ड। अंकुश पलंग बॉक्सिंग 18 केजी में क्या जीता? तो टोटल बॉक्सिंग में 7 गोल्ड आए, ध्यान रखिएगा। और जूडो में कितने गोल्ड आए? 2 गोल्ड आए। ये बात बिल्कुल आप कंठस्थ रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। चलिए सिल्वर की बात करें, नीरज चोपड़ा जी गोल्डन बॉय, इन्होंने क्या जीता? जेवलिन में सिल्वर जीता। और इनको हराया कि श्रीलंका के एक जो क्या कहते हैं व्यक्ति थे, उन्होंने इनको हरा दिया था, याद रखिए। गुलवीर सिंह जी ने एथलेटिक्स में क्या जीता? मेडल जीता। और गुलवीर सिंह ऐसे हैं क्योंकि इन्होंने क्या डेकाथॉन में क्या जीता? ये देखिए अभी आप देखेंगे तो ये इन्होंने क्या कहते हैं ब्रॉन्ज की अगर बात करें, देखिए ब्रॉन्ज ऊपर लिखा हुआ है। इन्होंने क्या गुलवीर सिंह जी ने क्या जब 5000 मीटर की देखा था नहीं, 5000 मीटर रेस में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो ये गुलवीर सिंह जी जो हैं ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो एक कॉमनवेल्थ एथलीट में 2 मेडल जीते हैं। इंपॉर्टेंट बात हो गई नहीं हो गई कि गुलवीर सिंह जी जो है पहले भारतीय हैं ऐसे जो कॉमनवेल्थ गेम में 2 मेडल जीते हैं। एथलेटिक 10,000 में सिल्वर और एथलेट 5,000 में क्या जीते? ब्रॉन्ज जीते। और तेजस्वी शंकर जी, इनका नाम भी याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तेजस्वी शंकर जी मेल डेकाथॉन में क्या जीतने वाले पहले भारतीय हैं, मतलब ये ब्रॉन्ज जीतने वाले, मतलब पहला मेडल ही आया है आज तक। तो डेकाथॉन में ब्रॉन्ज जीतने वाले तेजस्वी शंकर जी पहले भारतीय व्यक्ति हैं। और झंडू कुमार जी आपको पता है पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने क्या है? ब्रॉन्ज जीता है। इनका नाम क्यों ब्रॉन्ज में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत का पहला पदक आया था ब्रॉन्ज मेडल जो झंडू कुमार जी ने जीता था पैरा पावर लिफ्टिंग में। चलिए क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो फ्लैग बीरर को जैस्मिन लंबोरिया जी, मैंने आपको नाम याद करवाया, याद रखिएगा। पॉइंट टेबल की बात करें तो पहली रैंक ऑस्ट्रेलिया की 70 गोल्ड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा और चौथा इंडिया और स्कॉटलैंड। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ना कि इंडिया ने स्कॉटलैंड अलॉन्ग विद द 4th रैंक, मतलब साथ में इंडिया में संयुक्त रूप से 4थी रैंक पे आए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया अगर बेस्ट परफॉर्मेंस में देखा जाए कॉमनवेल्थ 2010 में दिल्ली में जो 2nd रैंक आई थी भारत की, 101 मेडल जीते थे। बर्मिंघम जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे, 4th रैंक थी। और 2026 में आपको पता है 122 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया 8 गेमों में, और जो 23 जुलाई से 2 अगस्त चला, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 23 जुलाई से 2 अगस्त चला।
अच्छा, अगर आने वाले समय की बात करें तो अहमदाबाद जो है होस्ट करेगा 24वां एडिशन, है ना। हमारे जो खेल मंत्री जी हैं उन्होंने आज डिक्लेयर भी किया है कि भारत जो है बहुत मेराकसली मतलब बहुत अच्छे से होस्ट करने वाला है 24th एडिशन 2030 में, किसका, कॉमनवेल्थ गेम का। अच्छा, नीरज चोपड़ा जी, पीटी उषा जी जो क्या ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की, हरीश संघवानी जी जो डिप्टी सीएम है गुजरात के, और नीरज चोपड़ा जी आप जानते हैं गोल्डन बॉय हमारे। तो इन तीनों ने क्या किया, कॉमनवेल्थ फ्लैग को रिसीव किया है और ग्लासगो में बैटन वॉज हैंडेड टू, इनको बैटन और कॉमनवेल्थ फ्लैग जो है इनको हैंडओवर कर दिया गया, क्योंकि यही जो मतलब भारत को हैंडओवर कर दिया। और भारत से व्यक्ति क्या थे, 3 व्यक्ति थे, इनका नाम याद रखिएगा आप, पीटी उषा जी, हर्ष संघवानी जी और नीरज चोपड़ा जी। चलिए, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, हु विल होस्ट 24th एडिशन कॉमनवेल्थ गेम 2030, अहमदाबाद भारत होस्ट करेगा, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम 2026, इंडिया रैंक 4th इन ओवरऑल मेडल टैली, 39 मेडल, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, बिल्कुल सही बात है। मीराबाई चानू इंडियन फर्स्ट गोल्ड मेडल 2026, ये भी सही बात है। जैस्मिन लंबोरिया होस्ट द फ्लैग बेयर फॉर द इंडियन क्लोजिंग सेरेमनी, ये भी बात, तीनों बात सही है, ये ऑप्शन सही है आपका। शूटिंग गेम में ही था, ये ध्यान रखिएगा ना, शूटिंग गेम होता तो हम लोग बहुत आगे जाते हैं इस बार, और ये पता आते हैं हमारे, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। ऐसा ऐसा गुलवीर सिंह क्रिकेट हिस्ट्री फॉर 2026 कॉमनवेल्थ गेम, बिल्कुल सही बात है। गुलवीर सिंह जी ने इतिहास रच दिया, क्यों रच दिया, क्योंकि पहले भारतीय जो 2 मेडल जीते, सिल्वर 10,000 में और ब्रॉन्ज 5,000 में, सिंगल कॉमनवेल्थ गेम में, ये भी बात। जैसे मनु भाकर जी थी ना, जो क्या कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीती थी सिंगल में भी डबल्स में भी, वैसे ही ये है पेरिस ओलंपिक में, ठीक है ना। चलिए, जीआई टैग पर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का दोस्तों, पिथौरा जीआई टैग फॉर पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग को क्या मिला, जीआई टैग मिला है। अच्छा, ये क्या है, ये है क्राफ्टेड बाय रथवा ट्राइबल आर्टिस्ट, मतलब जो रथवा जो आदिवासी हैं रथवा के, इनके द्वारा निर्मित किया जाता है, गुजरात से रिलेटेड है। इसमें मतलब दीवारों पे पेंटिंग या ट्राइबल कल्चर जो भी मतलब क्या कहते हैं आदिवासियों का कल्चर है, रिचुअल है, उनके माध्यम मतलब उनकी धार्मिक मान्यताओं को ये दर्शाती है। पिथौरा पेंटिंग which recently received the GI tag belong to which tribal community and state? Rathwa tribe, Gujarat. Statement wise question. Consider the following statement regarding Pithora painting. It is traditional wall painting art from Gujarat. बिल्कुल सही, ट्रेडिशनल वॉल पेंटिंग गुजरात के। Awarded GI tag, बिल्कुल सही, GI tag अवार्ड किया गया है। The art form primarily executed by Rathwa tribe, बिल्कुल, कौन बनाता है, रथवा ट्राइब बनाती है ना। इसका 1 2 3 तीनों क्या हो गया आपका, सही हो गया। Give me two statement about assertion in the region. Pithora painting has been granted a GI tag. GI tag मिला है, बिल्कुल सही बात है। GI status protect unique indigenous heritage and common rights for रथवा tribe, बिल्कुल सही बात है। उनके कॉमन राइट्स, उनके ट्रेडिशन को क्या प्रोटेक्ट करके इसलिए हो दिया गया। ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी। रिजम्पशन ऑफ इंडिया चाइना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, देखिए अभी अभी क्या है कि भारत और चाइना के बीच क्या है, ट्रेड रिज्यूम हो गई है। क्यों रिज्यूम हो गई, आपको पता है, कोविड आया था, कोविड आने के बाद क्या हो गई, ट्रेड क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। अच्छा, तो 3 सीमा पार जो क्या कहते हैं पासेस है खुद, अगर मैं आपको मैप बना के समझाऊं अपने प्यारे भारत का, तो आप देखिए, है ना, ये देखिए आपका हिमाचल प्रदेश में ये पास है, एक पास आपका क्या कहते हैं उत्तराखंड में पड़ता है, एक पास आपको क्या पड़ेगा, सिक्किम में पड़ेगा। अच्छा, ये सिपकिला दर्रा, सिपकिला पास, ये ध्यान रखिएगा, सिपकिला पास कहाँ पर है, ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, उसके बाद लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख 3 दर्रे हैं, तो लिपुलेख क्या है, जो चाइना बॉर्डर का रास्ता खोलता है, ये कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है। और एक आपका पड़ेगा नाथुला दर्रा, कौन सा, नाथुला जो पास है, नाथुला पास कहाँ पर है आपका, ये आपका पास जो है कहाँ पर है, ये सिक्किम पे है। तो 3 दर्रे जो है वापस से क्या कर दिए गए, खोल दिए गए। सिपकिला हिमाचल, लिपुलेख उत्तराखंड और नाथुला जलेपुला कहाँ पर है आपका, ये आपका सिक्किम में। तो 3 दर्रे खोल दिए गए, क्यों खोल दिए गए, कोविड में बंद थे और 1 अगस्त को खोल दिया गया। कोविड पैंडेमिक की वजह से बंद थे, 6 साल के लिए सस्पेंड हो गया था, अब खोल दिया गया। सिपकिला हिमाचल, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला जय पास कहाँ हो गया, उत्तराखंड हो गया, सॉरी सिक्किम हो गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। विच पास इंडिया क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विथ थ्रू विच आर द फॉलोइंग पासेज इंडिया चाइना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रिसेंटली रिज्यूम, कहाँ पे मतलब दोबारा चालू, सिपकिला, लिपुलेख और नाथुला। सिपकिला, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन पासेज ओवर द करंट स्टेट यूटी, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही बात, लिपुलेख नाथुला पास सिक्किम, ये भी तीनों सही हो गया आपका सरकारी ऑप्शन, 1 2 3 सही। असरसन रीजन, इंडिया चाइना लैंड बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम ऑन 1 अगस्त 2026 आफ्टर गैप ऑफ 26 ईयर, रिज्यूम हो गई।
क्यों रिज्यूम कर दिया गया? क्योंकि कोविड पैंडेमिक के समय क्या है कि रेस्ट्रिक्शन लग गए थे, बॉर्डर फ्रिक्शन चल रहा था, बॉर्डर में बहुत जांच वाच सब चीज से रोक दिए गए थे। अब चालू कर दी, बात बिल्कुल सही है, एक सही दो से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ढिमसा डांस। देखिए अभी भी क्या हुआ है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ गए हुए थे? आंध्र प्रदेश गए हुए थे। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहाँ पे किया? भोजपुरम विजयग्राम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? विजयग्राम डिस्ट्रिक्ट में, भोजपुरम आंध्र प्रदेश में किया है। अच्छा, ये पीपीपी बेस है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस। पीपीपी मॉडल सरकार लॉन्च की थी, उसमें बेस है 1300। अच्छा, इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि प्रधानमंत्री जी की आगवानी मतलब स्वागत करने के लिए 13,000 ट्राइबल वीमेन ने डांस परफॉर्म किया। कौन सा डांस परफॉर्म किया? ये इंपॉर्टेंट, डिम्सा डांस। डिम्सा डांस द्वारा प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। अच्छा, अगर बात करें किसके नाम पे ये रखा गया है, तो एक बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, जो रंपा विद्रोह को क्या किए थे? लीड किए थे 1922 और 24 के। उन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट का नाम पड़ा है। तो क्वेश्चन करते हैं, डिम्सा डांस परफॉर्म है 13,000 ट्राइबल वीमेन ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट बिलोंग टू विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। आंध्र से बिलोंग करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्लूरी सीताराम राजू। ही वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रंपा रेबेलियन 1922-24। बिल्कुल सही बात है, रंपा के मुख्य लीडर थे 1922 और 24 के। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम आफ्टर हिम इज बिल्ट एट भोजपुरम विजयग्राम डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही बात है, जो नया एयरपोर्ट है उनके नाम पे बना है, भोजपुरम डिस्ट्रिक्ट में, विजयग्राम में है, भोजपुरम विजयग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। द एयरपोर्ट बिल्ड अंडर पीपीपी मॉडल। बिल्कुल सही बात, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 तो 3 सही। Consider the following statement regarding assessor and freedom fighter अल्लूरी सीताराम led the tribal villages against the oppressive British foreign laws। बिल्कुल सही बात है, मतलब जो दमनकारी नीति थी ब्रिटिश की वन कानूनों को लेकर, उन्होंने तो उसके अगेंस्ट इन्होंने ग्रामीणों को लेकर क्या किया था? विद्रोह किया था, ग्रामीणों ले जाकर विद्रोह किया था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर प्रावधानों को देखें तो रंपा रेबेल मोबिलाइज इंडिजिनस ट्राइब ऑफ ईस्टर्न घाट अगेंस्ट द मद्रास फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, जो क्या थे कि मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ पूर्वी घाट के मूल आदिवासियों को लामबंद किया था। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट मतलब क्या हो गया? ये आपका ईस्टर्न घाट एरिया में। बिल्कुल सही, ए सही, बी सही, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW आप लोग करते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका मतलब ये डे कब मनाया गया? 1 अगस्त। कब मनाया गया? 1 अगस्त। क्यों मनाया गया? क्योंकि टिम बर्नर जी ने क्या किया था कि WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की क्या की थी? खोज की थी। आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि WWW बोली टाइप लगेगा, वर्ल्ड वाइड वेब जल्दी बोल लेंगे आप। ठीक है, पहला शॉर्ट फॉर्म दुनिया का ऐसा है जो आप क्या कर सकते हैं, देर में बोलेंगे और लॉन्ग फॉर्म जल्दी बोल लेंगे। ठीक है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब इन 1910 में सर ने क्या किया था? शुरू किया था। और क्या कहते हैं कि इनकी जो क्या कहते हैं बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए वैसे डिजिटल मतलब क्या है कि टिम बर्नर द्वारा 19 खोज की गई इसकी, और वेब ब्राउजिंग और वैसे डिजिटल कनेक्टिविटी शुरुआत का प्रतीक है। मतलब इसी समय क्या हुआ था कि डिजिटल शुरुआत हुई थी, वेब ब्राउजिंग शुरुआत हुई थी, इसको लेके ही क्या किया जाता है? इसको मनाया जाता है। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट सेलिब्रेटेड टिम बर्नर्स-ली 1989 इन्वेंशन। कब किया जाता है बताइए? 1 अगस्त। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाइड वेब डे। वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व ऑन 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर 1910। बिल्कुल सही बात है, टिम बर्नर द्वारा 1910 में क्या किया गया? इसका इन्वेंशन किया गया। तो आपका सी सही हो गया, एक और दोनों सही। टिम बर्नर्स-ली कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड वाइड वेब के मॉडर्न क्या है? ये फादर माने जाते हैं, मतलब प्रणेता वो माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, वेब ब्राउज़र का जनक माना जाता है इनको। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नेटवर्क डेट कंबाइन HTML HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आपकी, क्योंकि क्या है कई बार फुल फॉर्म पूछ लेगा ना आपसे, तो आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो इनके द्वारा प्रपोज किया गया था, इसीलिए इनको फादर माना जाता है। तो ए से बी से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। फर्स्ट वंदे भारत फ्रेट EMU ट्रेन। देखिए अभी भी क्या है कि पहली वंदे भारत फ्रेट मतलब माल भाड़ा ढोने के लिए, तो मतलब जो वैगन्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको ले जाने के लिए पहली EMU वंदे भारत ट्रेन का क्या हुआ है? टेस्टिंग हुई है। कौन सी? वंदे भारत फ्रेट EMU ट्रेन, गुड्स वैगन फ्रेट ट्रेन है। ट्रायल लोकेशन कहाँ पर हुआ है? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे कोटा डिवीजन। कहाँ पर? कोटा डिवीजन वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में हुआ है। पर्पज क्या है कि सुपर फास्ट पार्सल डिलीवरी, मतलब जैसे मान लीजिए कि पार्सल डिलीवरी है, ट्रेन में रख दिए, पार्सल को डिलीवर करते हुए स्टेशन पे जा रहे, सुपर फास्ट की वंदे भारत को पता है स्पीड तेज है। इसको बनाया किसने? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, मतलब इनके जो निर्माण किया है इस कोच का किसने किया है? वंदे भारत का निर्माण
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का 16 कोच है। कितने कोच हैं? 16 कोच है। ये भी ध्यान रखिएगा। स्पेशल फीचर्स क्या है? जो कोल्ड स्टोरेज है, रेफ्रिजरेटर्स है, ठीक है, ई कॉमर्स डिजाइन, हाईली स्पेशल, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जो ठंडा रहना चाहिए, खराब हो जाए तो वो भी इसमें रह सकता है। वेयर वाज द ट्रायल ऑफ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत EMU ट्रेन सक्सेसफुल कंडक्टेड? कहां पर? कोटा डिवीजन वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में। सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। सही बात है। जो क्या है कि जो वंदे भारत ट्रेन है इसका मैन्युफैक्चर किसने किया? ICF चेन्नई ने किया। बिल्कुल सही बात है। ट्रेन का 16 कोच है, 16 कोच, सही बात है। इट इंक्लूड द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर लास्ट फास्ट ई कॉमर्स पार्सल डिलीवरी। बिल्कुल सही बात है। ई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, ई कॉमर्स फास्ट डिलीवरी है। बिल्कुल सही बात, 1 2 3 सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion and reason, इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस वंदे भारत फ्रेट ट्रेन टू कैप्चर हाई वैल्यू फ्रेट कार्गो। बिल्कुल सही बात है। जो मतलब अच्छे सामान है जिनको मतलब कि उच्च मूल्य वाले हैं, उनकी माल ढुलाई करने के लिए रेलवे ने वंदे भारत फ्रेट ट्रेन शुरू की। बिल्कुल सही की। अच्छा, तो अब हाई स्पीड डेडिकेटेड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एसेंशियल फॉर फास्ट मूवमेंट। सही बात है। हाई स्टोरेज कोल्ड फैसिलिटी एसेंशियल कॉमर्स गुड्स की डिलीवरी, इसलिए तो क्या किया है, इसको शुरू किया है। इसलिए क्या आपका 1 सही, 20 है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल सकते हैं। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर सेक्शन लेना है तो नोट्स बनाना है, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। इससे बाहर तो नहीं जाएगा, बस रिवीजन जितना आप कर लें आपका काम बन जाएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।